जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10 का केमिस्ट्री, जिसका हिंदी होता है प्यारे बच्चों रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र। रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र, तो हम लोग रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र में यानी केमिस्ट्री में चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर 1 में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसका इंग्लिश होता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम लोग केमिकल रिजेक्शंस एंड इक्वेशंस में लेक्चर 2 वीडियो बताने जा रहे हैं। इसके पहले हमने लेक्चर 1 वीडियो बता चुके हैं। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो लेक्चर 2 में हम लोग सबसे पहले जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया, जिसका इंग्लिश क्या होता है? केमिकल रिजेक्शन। रासायनिक अभिक्रिया का इंग्लिश क्या होता है प्यारे बच्चों? केमिकल रिजेक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन हमने क्या लिखा है कि जब कोई पदार्थ तो आप लोग जानते हैं, पदार्थ के बारे में तो आप लोग पढ़े हैं क्लास 9th में। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग कर, क्या करना है? संयोग करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और डिफिनेशन समझ लीजिए, क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग करके, संयोग का मतलब क्या होता है? संयोग करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको और बेहतर ढंग से समझना है तो इसका उदाहरण लेना होगा। क्या लेना होगा? उदाहरण। तो उदाहरण में जैसे हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3। ये क्या है? एक कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करिएगा तो क्या मिलेगा? तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, यानी CaO मिलेगा। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? CaO प्लस क्या मिलेगा? CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। कैल्शियम ऑक्साइड और क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? ये जो प्यारे बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या है? एक पदार्थ है, और ये पदार्थ अकेला पदार्थ है। और ये अकेले पदार्थ जो है क्या किया? जब इसको गर्म किया तो क्या मिला हमें? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। उसी तरह एक और उदाहरण हम ले सकते हैं। वह उदाहरण क्या ले सकते हैं प्यारे बच्चों? तो यहाँ थोड़ा समझिएगा। वो उदाहरण हम ले सकते हैं जैसे कि कार्बन का नाम आप लोग सुने। कार्बन को ऑक्सीजन की सहायता से जलाते हैं तो क्या मिलता है? CO2 मिलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बोल रहा है किसी अन्य पदार्थ, यहाँ लिखा है किसी अन्य पदार्थ, यानी एक या एक से अधिक पदार्थ के साथ यहाँ पर क्या हुआ? संयोग किया, यानी दो पदार्थ का संयोग हुआ और एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। और जब एक नए पदार्थ का जब निर्माण होता है तो उसमें क्या होता है? एक नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिजेक्शन बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिजेक्शन। अब आगे समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए क्रियाकलाप 1.1। हम लोग क्रियाकलाप 1.1 को समझते हैं। तो क्रियाकलाप 1.1 क्या बोल रहा है, इसे समझना है। क्रियाकलाप 1.1, तो यहाँ पर देखिए लिखा है सावधानी, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। ये जो एक्सपेरिमेंट जो करिएगा टीचर के मदद से ही करना है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले, उचित होगा। आंख पर क्या पहनना है? चश्मा पहनना है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट बाय पॉइंट इसको समझना है। हम कौन सा एक्सपेरिमेंट समझाने जा रहे हैं? ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको समझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट में जो कहा गया उसको समझिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? Mg होता है। क्या होता है? Mg। पूछेगा कि मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र या रासायनिक संकेत क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा? तो Mg बताना है। Mg क्या है? एक मैग्नीशियम का संकेत है। तो मैग्नीशियम का क्या करना है? 3 से 4 सेंटीमीटर का क्या करना है? एक लंबा मैग्नीशियम रिबन लेना है। ये तार की तरह होता है, और इसको अच्छी तरह से क्या करना है? रगड़ना है। किससे रगड़ना है? रेगमाल से, या सरस का जो पत्ता आता है उससे भी रगड़ सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से साफ कर लेना है। इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या वर्नर से इसका दहन करिए, यानी स्पिरिट लैंप होता है या वर्नर होता है, उसके सहायता से इसको क्या करना है? मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, और इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेना है, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। और मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। तो आपने क्या परीक्षण किया? तो चलिए यहाँ पर इसको चित्र के सहायता से समझते हैं। चित्र के मदद से आपको समझना है। तो चित्र में देखिए क्या कह रहा है, ये चित्र 1.1 का है। यहाँ पर देखिए एक वर्नर है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वर्नर।
ये जो लैंप की तरह जो दिख रहा है ये क्या है प्यारे बच्चों, एक बर्नर है। और इस बर्नर में क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए आग लगा हुआ है, क्या लगा है, आग लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए चिमटा से आपको क्या पकड़ना है, मैग्नीशियम रिबन को। देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा है किसके सहायता से, चिमटा के सहायता से, और जलाया जा रहा है किसके सहायता से, बर्नर के सहायता से जलाया जाए। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है किसके उपस्थिति में, तो वायु की उपस्थिति में जलाया जा रहा है, हवा की उपस्थिति में। जब मैग्नीशियम रिबन को बर्नर की मदद से जलाते हैं तो जलाने पर देखिए यहाँ पर क्या गिर रहा है, एक श्वेत माने क्या हो, सफेद रंग का देखिए एक चूर्ण गिर रहा है। और ये चूर्ण किसमें प्राप्त हो रहा है, तो वॉच ग्लास में, किसमें, वॉच ग्लास में गिर रहा है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों समझिएगा कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना है। तो हमने क्या किया प्यारे बच्चों, हमने क्या लिए, मैग्नीशियम का रिबन लिए, मैग्नीशियम का एक रिबन लिए यानी एक फीता लिए, और उसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन की मदद से जलाएं, ऑक्सीजन यानी O2 की सहायता से जलाएं। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, MgO प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम रिबन को हम कब जलाएं, और वह आखिर जला भी कैसे जला, तो वायु के उपस्थिति में जला। वायु नहीं रहेगा तो कोई भी पदार्थ जलेगा, तो नहीं जलेगा। तो मैग्नीशियम रिबन का वायु में क्या किया, उसे दहन कर क्या प्राप्त किए प्यारे बच्चों, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को प्राप्त किए। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब प्राप्त किए उसे हम कहाँ पर जमा किए, तो वॉच ग्लास में, यानी वॉच में क्या हुआ, कांच का ग्लास में इकट्ठा कर लिए। जैसे कि यहाँ पर चित्र में देखिए, चित्र में ये क्या, एक वॉच का ग्लास है, और इस वॉच का ग्लास में हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को इकट्ठा किया यानी जमा किया। मैग्नीशियम रिबन को जलाएं और उसके बाद इसका जो ये चूर्ण बना और इसको वॉच ग्लास में जमा कर दिया यानी इकट्ठा किया। आपने क्या देखा प्यारे बच्चों, आपने क्या देखा, यहाँ पर थोड़ा समझिए। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। मैग्नीशियम रिबन को आप जब जलाइएगा तो ये जब जलने के समय ये चमकेगा, चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का क्या होता है, दहन होगा यानी जलता है, और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यानी सफ़ेद चूर्ण में क्या होता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। जैसे कि ये एक क्या है, वॉच ग्लास है। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो जलाने पर क्या हुआ प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या हुआ, मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाइएगा तो जलाने पर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्यारे बच्चों चूर्ण है, ये चूर्ण है। और ये चूर्ण कैसा है प्यारे बच्चों, तो श्वेत का तरह, यानी ये जो चूर्ण है प्यारे बच्चों, ये चूर्ण सफ़ेद है, सफ़ेद, श्वेत का मतलब क्या होता है, सफ़ेद है। अब प्यारे बच्चों नोट 1 और नोट 2 को समझते हैं। तो नोट 1 में क्या लिखा है इसे समझिए प्यारे बच्चों। तो नोट 1 में है तनु और नोट 2 में है सांद्र। तो तनु क्या है और सांद्र क्या है, तो तनु किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, तो तनु का डिफिनेशन क्या लिखे हैं, ऐसे पदार्थ जो जल में मिला हो उसे तनु कहते हैं। यानी जो पदार्थ जल में क्या हो, मिला हो, उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, तनु कहेंगे। क्या कहेंगे, तनु कहेंगे। और दूसरा नंबर में क्या है, सांद्र। तो सांद्र का डिफिनेशन क्या लिखा है, ऐसे पदार्थ जो जल में नहीं मिला हो उसे सांद्र कहते हैं। यानी जो पदार्थ जल में नहीं मिला रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, सांद्र कहेंगे। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल के अनुसार से समझते हैं। तो क्या कह रहा है कि जो पदार्थ जल में मिला हो उसे तनु कहते हैं, और जो पदार्थ जल में नहीं मिला हो उसे क्या कहते हैं, सांद्र कहते हैं। तो यहाँ मान लीजिए एक कांच का बर्तन है और एक और कांच का हम बर्तन लेते हैं प्यारे बच्चों, एक और कांच का बर्तन लिए, तो 2 कांच का बर्तन ले लिए। तो एक बर्तन में हमने क्या डाल दिए प्यारे बच्चों, एक कांच के बर्तन में पानी मिला दिए। क्या मिला दिए, ये पीला कलर का जो दिख रहा है ये क्या है, पानी मिला दिए। और इसमें भी क्या मिला दिए, हमने पानी मिला दिए। दोनों में क्या है, पानी है। तो दोनों पदार्थ में क्या है, दोनों बर्तन में क्या है प्यारे बच्चों, पानी है। तो एक बर्तन में हमने क्या डाल दिए प्यारे बच्चों, एक बर्तन में हमने मिला दिए HCl। क्या मिला दिए, HCl। और एक बर्तन में कुछ नहीं मिला है। तो ऐसे पदार्थ जो जल में मिला हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तनु। तो इसमें क्या है, इसमें मिला है HCl और इसमें HCl मिला है, नहीं मिला है। तो जिस पदार्थ में HCl मिला है वह पदार्थ मेरा क्या कहलाएगा, तनु कहलाएगा। पानी में मिला क्या है, HCl। और ऐसे पदार्थ जो जल में नहीं मिला है उसे क्या कहेंगे, सांद्र। यानी पानी तो है लेकिन इसमें कोई पदार्थ मिला है, नहीं मिला है, तो इसको क्या कहेंगे, सांद्र कहेंगे प्यारे बच्चों। क्या कहेंगे, इसको सांद्र कहेंगे। तो तनु समझ गए कि ऐसे पदार्थ जो जल में मिला है, जैसे कि इस पदार्थ इसमें क्या मिला है, HCl, इसीलिए ये तनु कहलाए। और इसमें पानी है यानी जल है लेकिन कोई पदार्थ नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सांद्र कहेंगे।
तो सांद्र और तनु के बारे में आप लोग समझ गए प्यारे बच्चों कि ऐसे पदार्थ जो जल में मिला हो उसे तनु कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जो जल में नहीं मिला हो उसे क्या कहते हैं, सांद्र कहते हैं। अब आगे समझते हैं क्रियाकलाप 1.3। क्रियाकलाप 1.3 में क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है कि एक शंक्वाकार फ्लक्स या प्रखनली में कुछ दानेदार जिंक लेना है। एक शंक्वाकार फ्लक्स है, वह फ्लक्स, एक शंक्वाकार फ्लक्स कैसा होता है, तो देखिए ये होता है, ये जो चित्र जो दिखाई दे रहा है यही क्या है प्यारे बच्चों, ये एक शंक्वाकार फ्लक्स या प्रखनली है। ठीक है, इसमें क्या मिलाने कह रहा है प्यारे बच्चों, तो इसमें कुछ दानेदार जिंक मिलाने कह रहा है। क्या मिलाने कह रहा है, कुछ दानेदार जिंक। तो दानेदार जिंक का रासायनिक संकेत क्या होता है, तो याद रखिएगा Zn होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, Zn होता है। क्या होता है, Zn। तो जिंक का संकेत क्या होता है, Zn। ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, जिंक का संकेत क्या होता है, Zn। और इसमें ये Zn जो है कुछ दानेदार जिंक, कुछ दाने की तरह रहेगा। फिर इसमें क्या कह रहा है कि इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। तो अम्ल क्या होता है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के चैप्टर 2 में पढ़ेंगे अम्ल के बारे में। तो तनु क्या होता है समझ गए, ऐसे पदार्थ जो जल में मिला रहता है उसको तनु कहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल ये दोनों क्या है, ये दोनों प्यारे बच्चों तनु है। क्या है, तनु है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है, तो HCl होता है। क्या होता है, HCl। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लेगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है या रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो क्या बताइएगा, HCl होता है। क्या होता है, HCl होता है। उसी तरह आपके एग्जाम में पूछ सकता है प्यारे बच्चों कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है, H2SO4। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, HCl होता है। क्या होता है, HCl। तो ये आप कॉपी में लिख लीजिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है या रासायनिक सूत्र क्या होता है, HCl होता है। और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4 होता है। ये दोनों क्या है प्यारे बच्चों, अम्ल है। तो अम्ल जो होता है प्यारे बच्चों, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से करना है आपको। ठीक है, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक से करना है। जब अम्ल को यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते हैं कुछ दानेदार जिंक में एक प्रखनली में, तो क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई देता है। तो दो पदार्थ जब मिलेगा कुछ न कुछ अभिक्रिया होगा ही। तो शंक्वाकार फ्लक्स या प्रखनली को स्पर्श करिए। स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना या टच करना। जब शंक्वाकार फ्लक्स या प्रखनली को आप स्पर्श करिएगा तो क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन होगा, तो हाँ तापमान में परिवर्तन होगा। तो तापमान वो क्या हो जाएगा, गर्म होगा, गर्म हो जाएगा। यदि ठंडा है तो वो गर्म दिखाई देगा छूने पर। तो आप जो है इसको हम क्या करेंगे, इस इमेज के अनुसार से आपको समझना है बढ़िया ढंग से। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो इमेज है ये शंक्वाकार फ्लक्स या प्रखनली का इमेज है। और इस इमेज में क्या क्या है इसे समझिए। इस इमेज के ऊपर वाले में क्या है, ये जो देख रहे हैं ये क्या है, कॉर्क है। ये क्या है, कॉर्क है। और इस कॉर्क के एक लंबा सा ये जो लंबा सा जो ये दिखाई दे रहा है, ये कॉर्क के, ये प्यारे बच्चों कॉर्क के ये जो लंबा सा जो दिखाई दे रहा है ये कांच का नली है। इसमें आपको कांच का नली दिखाई दे रहा है। और इस कांच के नली से क्या निकलता है, H2 गैस निकलता है। कैसे निकलता है अभी समझ में आ जाएगा। तो इस प्रखनली में शंक्वाकार फ्लक्स या प्रखनली में हमने क्या लिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या HCl लिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या HCl ले लिए। और दानेदार जस्ता यानी Zn को लिए, दानेदार जिंक या जस्ता को लिए। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा दानेदार जिंक या जस्ता जिसको बोल सकते हैं। और इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या HCl को ले लिए। तो दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या HCl को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। कौन सा गैस का निर्माण होता है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा गैस का निर्माण हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। तो इसको और बेहतर ढंग से समझना है। और बेहतर ढंग से समझने के लिए यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। क्या समझना है कि यहाँ पर थोड़ा समझना है आपको। यहाँ पर क्या समझना है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि एक शंक्वाकार फ्लक्स या प्रखनली है। तो यहाँ पर तो देखिए एक शंक्वाकार फ्लक्स था और इसमें क्या मिला दिए, तनु, इसमें क्या मिलाए हैं प्यारे बच्चों, कुछ दानेदार जिंक मिला दिए और अम्ल मिला दिए। अम्ल में ले लिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिए। तो जिंक, कुछ दानेदार जिंक लिए या जस्ता लिए। Zn का मतलब क्या होता है,
जस्ता या जिंक इसको बोल सकते हैं। कुछ दानेदार जिंक या जस्ता लिए और इसमें हमने क्या मिला दिए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिए, यानी HCl को मिला दिए। जब जिंक को HCl से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या मिलता है, तो समझिए, जब जिंक को HCl से अभिक्रिया कराइएगा तो ZnCl2 मिलेगा प्लस H2 गैस प्राप्त होगा। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और Zn क्या है, जिंक है। तो Zn और HCl को अभिक्रिया खिलाए यानी दोनों को मिलाएं तो ZnCl2 मिला, यानी जिंक क्लोराइड। ZnCl2 को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, जिंक क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जिंक क्लोराइड। क्या बोलेंगे, जिंक क्लोराइड। तो आपके एग्जाम में पूछेगा, क्या पूछेगा प्यारे बच्चों, ZnCl2 का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो क्या बताइएगा, जिंक क्लोराइड होता है। क्या होता है, जिंक क्लोराइड होता है। और जिंक क्लोराइड और H2 गैस मिला। तो ये जो H2 गैस होता है जो प्यारे बच्चों, ये पॉप ध्वनि के साथ जलता है। H2 गैस जो होता है ये किस ध्वनि के साथ जलता है प्यारे बच्चों, H2 गैस जो है किस ध्वनि के साथ जलता है, तो पॉप ध्वनि के साथ, पॉप ध्वनि, पॉप साउंड के साथ ये जलता है। इसका आवाज़ कैसा होता है, पॉप पॉप ध्वनि के तरह आवाज़ होता है। इसी तरह एक और उदाहरण समझिए, जिंक के साथ प्यारे बच्चों H2SO4 को मिला दिए। H2SO4 क्या होता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला दिए। तो जब जिंक को H2SO4 के साथ रिजेक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, तो H2SO4 के साथ जब रिजेक्शन कराएंगे यानी अभिक्रिया होगा तो ZnSO4 मिलेगा। क्या मिलेगा, ZnSO4 मिलेगा प्यारे बच्चों। प्लस कौन सा गैस प्राप्त होगा, तो H2 गैस प्राप्त होगा, यानी हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको पूछेगा, क्या पूछेगा कि जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, ZnSO4 होता है। क्या होता है, ZnSO4 होता है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्या बताइएगा, ZnSO4 होता है। तो जिंक को H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएं तो जिंक सल्फेट प्राप्त हुआ और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ। और हाइड्रोजन गैस का जो साउंड होता है वह कैसा होता है प्यारे बच्चों, पॉप के तरह होता है। हाइड्रोजन जब जिंक को यानी Zn को H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया कराने पर क्या मिलता है प्यारे बच्चों, ZnSO4 मिलता है। क्या मिलता है, ZnSO4 प्लस H2 गैस मिलता है, प्लस H2 गैस। तो जिंक सल्फेट जो होता है ZnSO4 को, क्या इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है, जिंक सल्फेट इसको कहते हैं, जिंक सल्फेट। और ये हाइड्रोजन गैस जो है, ये इसका जो साउंड होता है, ये साउंड कैसा होता है प्यारे बच्चों, पॉप ध्वनि के तरह होता है। कौन सा ध्वनि, पॉप ध्वनि के तरह इसका साउंड होता है। जब जिंक को H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें जिंक सल्फेट प्राप्त होता है, जिंक सल्फेट। याद रखिएगा, तो एग्जाम में पूछेगा कि जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो क्या बताना है, ZnSO4 होता है। क्या होता है, ZnSO4। जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो ये हाइड्रोजन गैस का जो साउंड होता है जलाने पर, इसका साउंड कैसा निकलता है, तो पॉप ध्वनि के तरह निकलता है, पॉप ध्वनि के तरह निकलता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर नोट में क्या लिखे हैं, नोट में लिखे हैं प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन गैस जो होता है प्यारे बच्चों, हमारा हाइड्रोजन गैस पॉप ध्वनि के साथ जलता है। यानी हाइड्रोजन गैस को, यानी H2 गैस को जब आप जलाइएगा, हाइड्रोजन गैस को आप जलाइएगा तो इसका जो साउंड होता है, इसका जो ध्वनि होता है वो पॉप ध्वनि के तरह होता है जलाने के समय। तो आप प्यारे बच्चों क्रियाकलाप 1.2 को समझते हैं। तो क्रियाकलाप 1.2 में क्या कह रहा है, इसको समझिए। यहाँ पर बोल रहा है कि एक परखनली है, एक परखनली में लेड को हिंदी में क्या बोलते हैं, शीशा, लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए। यानी एक परखनली है प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए एक परखनली है और इस परखनली में लेड नाइट्रेट का क्या लेना है, घोल लेना है। इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। यानी लेड नाइट्रेट का घोल और पोटेशियम आयोडाइड का घोल, ये दोनों घोल को क्या करना है, इसी में, इस परखनली में मिला देना है। तो याद रखिएगा कि जो लेड नाइट्रेट का घोल होता है और पोटेशियम आयोडाइड का घोल जो होता है, ये दोनों घोल क्या होते हैं, सफ़ेद रंग का होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, सफ़ेद रंग का होते हैं। किस कलर का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। तो लेड नाइट्रेट, याद रखिएगा कि जो लेड नाइट्रेट होता है, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम
पोटेशियम आयोडाइड आयोडाइड का घोल क्या होता है? सफ़ेद होता है, सफ़ेद रंग का होता है। किस कलर का होता है प्यारे बच्चों? सफ़ेद रंग का। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड का घोल सफ़ेद रंग का होता है। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड का घोल किस कलर का होता है प्यारे बच्चों? सफ़ेद रंग का। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लेड नाइट्रेट का घोल किस कलर का होता है? सफ़ेद रंग का। पोटेशियम आयोडाइड का घोल किस कलर का होता है? तो सफ़ेद रंग का। यानी लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड दोनों का घोल क्या होता है? सफ़ेद रंग का होता है। तो ये समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर जो बोल रहा था कि परखनली में लेड नाइट्रेट का घोल और पोटेशियम आयोडाइड का घोल दोनों को क्या करना है? मिलाना है। तो प्यारे बच्चों आप लोग को पता होगा कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? तो इस कुछ पॉइंट को याद रखना है कि लेड नाइट्रेट ये सब एग्जाम में आपको पूछ सकता है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो PbNO3 का होल 2 क्या होता है? PbNO3 का NO3 का होल 2 PbNO3 का होल 2 होता है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? PbNO3 का होल 2। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम ये मुँह है, पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? Ki होता है। क्या होता है? Ki। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Pb×NO3 का होल 2। और पोटेशियम आयोडाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Ki होता है। K यहाँ पर कैपिटल है और I भी बड़ा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको और याद रखना है, क्या याद रखना है कि लेड आयोडाइड का रासायनिक सूत्र, लेड आयोडाइड। तो लेड आयोडाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? तो लेड आयोडाइड का रासायनिक सूत्र होता है PbI2 होता है। क्या होता है? PbI2। लेड आयोडाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? PbI2 होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको याद रखना है एक और सूत्र, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बोले? पोटेशियम नाइट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सारा है प्यारे बच्चों, पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KNO3 होता है। क्या होता है? KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KNO3 होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था, इसको याद रखिएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर बोल रहा था लेड नाइट्रेट का घोल और पोटेशियम आयोडाइड का घोल दोनों को क्या करना? मिलाना है। तो इसको जो है प्यारे बच्चों एक समीकरण के द्वारा समझना होगा। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? तो PbNO3 का होल 2। और उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Ki होता है। क्या होता है? Ki। तो यहाँ पर जो बोल रहा था, एरो दे दीजिए, कि लेड नाइट्रेट का घोल और पोटेशियम आयोडाइड का घोल दोनों का घोल क्या होता है? सफ़ेद रंग का होता है। तो दोनों का क्या किए? मिला दिए। जब दोनों को मिलाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा? एक केमिकल रिजेक्शन होगा, यानी रासायनिक अभिक्रिया होगा। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा? PbI2 प्लस KNO3 PbI2 प्लस KNO3 होगा अभिक्रिया होने पर। यानी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का दोनों को घोल को मिलाएंगे तो मिलाने पर एक क्या चीज़ का निर्माण होगा? तो दो पदार्थ का निर्माण होगा। एक होगा PbI2 यानी लेड आयोडाइड का निर्माण होगा, और KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होगा। जब आप लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाइएगा तो क्या बनेगा? लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होगा। और ये जो समीकरण देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये समीकरण कैसा समीकरण है? तो इस समीकरण को द्विविस्थापन समीकरण कहते हैं। कैसा समीकरण? इसको बोल सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया इसको बोलेंगे। कैसा अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया इसके आगे बताएंगे प्यारे बच्चों। तो इस समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा समीकरण है? द्विविस्थापन अभिक्रिया।
तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो जब लेड नाइट्रेट का घोल और पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाते हैं तो मिलाने पर क्या मिलता है हमें? लेड नाइट्रेट का घोल और पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है प्यारे बच्चों? तो हमें लेड आयोडाइड तथा पोटेशियम नाइट्रेट का घोल मिलता है। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना होगा और एक बात कि जब लेड नाइट्रेट का घोल और पोटेशियम आयोडाइड का घोल दोनों क्या होता है? सफ़ेद रंग का होता है। और लेड आयोडाइड तो लेड आयोडाइड का जो घोल होता है ये पीले रंग के होते हैं। किस कलर का होता है प्यारे बच्चों? पीले रंग के। चलिए इसको लिखते हैं पीले रंग से। ये होते हैं पीले रंग के होते हैं। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लेड आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो पीले रंग का होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों? पीले रंग का होता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो बता दिए। तो प्यारे बच्चों, आगे समझिएगा। तो हमने जो है ऊपर दिए गए 3 क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या हुई है प्यारे बच्चों? एक रासायनिक अभिक्रिया। तो हमने 3 क्रियाकलाप को देखें। क्रियाकलाप 1.2 को देखें और उसके बाद कौन सा क्रियाकलाप देखें प्यारे बच्चों? उसके बाद हम लोगों ने क्रियाकलाप 1.3 को देखें और उसके बाद प्यारे बच्चों क्रियाकलाप 1.1 को देखें। क्रियाकलाप 1.1 को देखें। तो 1.1, 1.3 और 1.2 इन तीनों क्रियाकलाप में क्या देखें प्यारे बच्चों? इन तीनों क्रियाकलाप में कॉमन चीज़ देखें, इन तीनों में रासायनिक अभिक्रिया हुआ। क्या हुआ प्यारे बच्चों? तीनों में रासायनिक अभिक्रिया हुआ, केमिकल रिजेक्शन हुआ। तो इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।